Assalamu alaikum. Good morning to all of you. Today our topic is Newton's law of gravitations. आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं. इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस, और इम्पॉर्टेंट सीरीज भी हमारे पास है. ये जो हमारे पास ग्रेविटेशन चैप्टर जो है, सीरीज जिसको हम कहेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सीरीज है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट सीरीज है हमारे पास. तो आज जो आपका टॉपिक है दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन the force which acts between each two bodies in the universe. ये जो हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, ये बेस्ड है, फोर्स पर ही बेस्ड है. जो फोर्स, कोई भी दो बॉडीज अगर हम इस यूनिवर्स में लेंगे, हम उन दो बॉडीज के बीच में ये फोर्स होती है, जिसको क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है. इस ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कंसेप्ट जो सबसे पहले दिया है वो इसाक न्यूटन ने दिया है. ये कहाँ से कंसेप्ट आया है? जैसे आपने इसकी हिस्ट्री पढ़ी है. एक इसाक न्यूटन जो हमारे पास थे, वो एक ट्री के नीचे थे, एप्पल ट्री था, उसके नीचे थे, और वहाँ से एक एप्पल जो है वो फॉल करता है, उनके हेड पर फॉल करता है. और वहाँ पर इसाक न्यूटन ने उस पर इन्वेस्टिगेशंस किया, उस पर स्टडी की, और स्टडी करने के बाद, इन्वेस्टिगेशंस के बाद, कुछ डिस्कवरीज के बाद न्यूटन ने ये ला दिया, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस. तो देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस हमें क्या कहता है. इसकी स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी लिखी है. इट स्टेट्स दैट एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स विद ईच अदर्स विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. ये देखिए हमें क्या कह रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें ये कह रहा है कि कोई सी भी दो बॉडीज अगर इस यूनिवर्स में लोगे आप, उन दो बॉडीज के बीच में फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है. कोई सी दो बॉडीज अगर इस यूनिवर्स में हम ले लेंगे, हम जैसे हम मून और अर्थ ले लेंगे, इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है. जैसे सन और अर्थ ले लेंगे, इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है. स्टार्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है. तो कोई सी भी दो बॉडीज इस यूनिवर्स में लेंगे, उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है. उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारे पास पूरी यूनिवर्स जो है वो कंट्रोल में है. अगर हमारे पास जो है अगर हमारे पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करती दो बॉडीज के बीच में, तो हमारी पूरी यूनिवर्स, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है, ये कंट्रोल में नहीं रहती है, ये कंट्रोल में नहीं रहेगी. तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इट इज इंपॉर्टेंट फोर्स टू कंट्रोल द होल यूनिवर्स. पूरी यूनिवर्स को कंट्रोल करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स का होना बहुत जरूरी है. तो देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है. अगर आपके पास दो बॉडीज हैं, जैसे ये दो बॉडीज ले ली मैंने, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और इन दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस जो ले रहा हूं मैं, दैट इज r डिस्टेंस ले रहा हूं मैं. ये जो डिस्टेंस यहां पर दो बॉडीज के बीच में हमने लेना होता है, वो सेंटर से, एक बॉडी के सेंटर से लेकर दूसरी बॉडी के सेंटर तक हमने डिस्टेंस लेना होता है. टुवर्ड्स द सेंटर टू सेंटर हमने डिस्टेंस मेजर करना होता है. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ईच टू बॉडीज इन द यूनिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. इसका मतलब, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशंस, m1 m2, इनका प्रोडक्ट. एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज. आर हमारे पास दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस है, और स्क्वायर का मतलब हुआ ये हमारे पास जो फोर्स है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज है. ये जो दो बॉडीज होती हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनका कुछ मास होता है जिनको कहा जाता है पॉइंट मास. पॉइंट मास इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन बॉडीज का जो मास जो होना चाहिए, ये जो हमारे पास जो बॉडी जो है, इसका साइज जो होता है,
इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। जैसे हम कहेंगे अर्थ, एक अर्थ को भी हम कहेंगे एक पॉइंट मास है, हालांकि बहुत बड़ी है, इसको भी बोलते हैं हमारे पास एक पॉइंट मास है। इसलिए कहेंगे एक हमारे पास पॉइंट मास है क्योंकि जितना डिस्टेंस से ट्रेवल करती है, जब ये अर्थ सन के इर्द गिर्द घूमती है, तो जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसके कंपैरिजन में इसका साइज जो होता है, अर्थ का साइज जो होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड के कंपैरिजन में इस अर्थ का जो साइज जो होता है वो स्मॉल होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है दैट इज अ पॉइंट मास। समझे आप? तो पॉइंट मास क्या होता है? ये एक हमारे पास हम कहेंगे इट इज अ मास ऑफ बॉडी, ये हम कहेंगे एक हमारे पास बॉडी का मास होता है विच इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। तो कोई भी हमारे पास जो होती है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है फोर्स पर डिपेंड करती है, और ये फोर्स जो है ये पॉइंट मास पर डिपेंड करती है। ये भी हमारे पास एक बॉडी है, इसका भी पॉइंट मास है और इसका भी पॉइंट मास है। तो देखिए हमारे पास जो है ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस है। जो स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास दो बॉडीज का मास बढ़ेगा, समझे आप, अगर हमारे पास दो बॉडीज का मास बढ़ेगा और उसकी वजह से उनका प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगा और फिर हमारे पास क्या होगा, फोर्स बढ़ जाएगी। इसका मतलब दो बॉडीज का, जैसे हमारे पास ये दो बॉडीज हैं, इनका मास बढ़ेगा तो इन दो बॉडीज के बीच में फोर्स बढ़ेगी। फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स एंड लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। समझे आप? तो यही हमारे पास जो है, जितना मास इन दो बॉडीज का बढ़ेगा उतनी ही हमारे पास फोर्स भी बढ़ेगी। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो दो बॉडीज के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगी। समझे आप? अगर दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा तो फोर्स बढ़ जाएगी। समझे आप? तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है व्हेन आर इंक्रीजेस F decreases। समझे आप? When R decreases F increases। समझे आप? तो यही होता है, दो बॉडीज के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा तो फोर्स बढ़ेगी, अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फोर्स हमारे पास क्या है, कम हो जाएगी। डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स कम हो जाएगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। इन्हीं दो फोर्सेस को हम कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देन F will be equal to, F is directly proportional to आपके पास किसके इक्वल आएगा, m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो ये जो हमारे पास है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे पास है। F is directly proportional to the product of two masses and F is inversely proportional to the square of distance between two masses। फिर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम इक्वल टू में पुट करते हैं, तो हम एक कांस्टेंट पुट करते हैं, जिस कांस्टेंट को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं, तो m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो देखिए ये जो G जो होता है, वेयर यहाँ पर हमारे पास जो G जो होता है, इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो हमारे पास जो है, ये जो G जो है कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा फिक्स रहती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है और इसलिए इसको कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये G की वैल्यू जो हमारे पास जो होगी वो हर जगह पर सेम होगी, पूरी यूनिवर्स में हमारे पास इस G की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। दो बॉडीज को आप किसी भी मीडियम में रखो, कहीं पर भी रखो आप दो बॉडीज को, हमारे पास G की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस G की जो वैल्यू होती है, G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो पर kg स्क्वायर जो है, पर kg स्क्वायर जो है इसका ऐसा यूनिट है, वो यहाँ से भी आप ऐसा यूनिट निकाल सकते हो आप, क्योंकि अगर आपने G की वैल्यू निकालनी होगी, G आपके पास किसके इक्वल आएगा, G इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास G जो आएगा, ये r स्क्वायर ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर, तो आपके पास क्या बनेगा, F r स्क्वायर, और ये m1 m2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा।
तो आपके पास यहाँ से इस एक्सप्रेशन के ज़रिए से आप ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हो। आप देखिए फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, आर है डिस्टेंस है, इसका यूनिट हो गया मीटर, इसके ऊपर स्क्वायर है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे ये भी मास है, ये भी मास है तो मास का यूनिट होता है केजी, किलोग्राम होता है, किलोग्राम इंटू किलोग्राम हो गया किलोग्राम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, लेकिन इस किलोग्राम स्क्वायर को अगर आप ऊपर लाओगे आप तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर आपके पास आएगा। इसलिए यहाँ से हम इसका ऐसा यूनिट भी निकालते हैं तो हमारे पास जो आता है ऐसा यूनिट किसका, ये जो हमारे पास न्यूटन्स जी की वैल्यू जो हमारे पास है, इसकी वैल्यू 6.67 10⁻11 है, तो ऐसा यूनिट जो है इसका हमारे पास आ रहा है दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आपके पास आ रहा है। तो इस फार्मूले के जरिए से हम इसका क्या निकालते हैं, इसका ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हैं। ये आपके पास जो है ये फार्मूला जो आपके पास है यही आपके पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जो हमारे पास जो दो बॉडीज के बीच में फोर्स को निकाल के देता है। कोई सी भी दो बॉडीज इस यूनिवर्स में लेंगे आप तो वो हमें क्या करता है, फोर्स को निकाल के देता है। तो यहां पर देखोगे आप, अगर आपको कभी कभार बोला जाता है आप इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन करो, आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैसे हम डिफाइन करेंगे हम, तो देखिए इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे हम, इफ अगर हम कहेंगे डिस्टेंस दो बॉडीज के बीच में कितना है 1 मीटर है, अगर एक बॉडी का m1 हमारे पास है उसका मास कितना होगा 1 kg होगा, दूसरे का भी हमारे पास मास कितना होगा 1 kg होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये भी हमारे पास r भी 1 है, 1 का स्क्वायर हो गया 1, m1 भी 1 है, m2 भी 1 है, तो आपके पास g जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, f के इक्वल आएगा। तो यहां से हम डिफाइन करते हैं, किसको डिफाइन करते हैं, यहां से हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं हम। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ईच टू बॉडीज इन द यूनिवर्स हैविंग यूनिट मास। अगर दोनों का मास क्या होगा, यूनिट मास होगा, यूनिट मास का मतलब होता है 1 kg होगा, एंड हैविंग डिस्टेंस, हैविंग यूनिट डिस्टेंस, और उन दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, यूनिट डिस्टेंस होगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो फिर से मैं आपको बोलूंगा, मैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैसे हम डिफाइन करेंगे, हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ईच टू बॉडीज इन द यूनिवर्स हैविंग यूनिट मास एंड यूनिट डिस्टेंस। समझे आप। तो अगर हमारे पास दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस कितना होगा 1 मीटर होगा, यूनिट का मतलब होता है 1 होगा, 1 मीटर डिस्टेंस होगा, और दोनों बॉडीज का मास कितना होगा 1 kg होगा, तो उस टाइम हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के इक्वल होगा। तो ये जो हमारे पास जो है ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस है, जो हमें न्यूटन्स ने कहा था। उसने जब देखा कि एप्पल जो है वो फॉल करता है नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ फॉल कर रहा है, तो उसने देखा कि अगर एप्पल ग्राउंड की तरफ फॉल कर रहा है इसका मतलब एप्पल और अर्थ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और जब भी हम देखते हैं कि कोई सी भी बॉडी, जब हमारे पास एक बॉडी जो होती है जब अर्थ की तरफ फॉल करती है वो अर्थ के टुवर्ड द सेंटर की तरफ जाती है, समझे आप, तभी जाकर हम बोलते हैं ये फोर्स जो होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ये टुवर्ड द सेंटर की तरफ होती है, समझे आप। और ये जो हमारे पास जो फोर्स होती है लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। तो वहां से जब एप्पल फॉल करता है, एक ग्राउंड पर फॉल करता है, एक अर्थ पर फॉल करता है, आइजैक न्यूटन्स के हेड पर फॉल करता है, तो वहां से देखा गया कि इसका मतलब एप्पल भी एक बॉडी है, अर्थ भी एक बॉडी है। तो वहां पर अगर वो ग्राउंड की तरफ आ रहा है, अर्थ की तरफ आ रहा है, इसका मतलब वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो बॉडीज के बीच में। तो ये तो यहां पर अर्थ और उस एप्पल के बीच में, हम कहेंगे पूरी यूनिवर्स में अगर हम ले लेंगे, कोई सी भी दो बॉडीज ले लेंगे हम, वो उन दो बॉडीज के बीच में फोर्स होती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जो हमें न्यूटन्स ने कैलकुलेट करके दी हुई है। वो फोर्स किसके इक्वल होती है, वो F = G m1 m2 डिवाइड बाई r² के इक्वल होती है। तो अब कुछ हमारे पास इसमें प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं। ये फोर्स जो होती है सेंट्रल फोर्स होती है, दिस फोर्स इज सेंट्रल फोर्स,
ये क्या होती है? सेंट्रल फोर्स होती है। सेंट्रल फोर्स का मतलब हुआ दिस फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर, समझे आप? अगर ये इस बॉडी पर इस बॉडी की वजह से फोर्स एक्ट करती है, ये बॉडी इस बॉडी को अपनी तरफ खींचेगा तो टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ खींचेगा, और अगर ये बॉडी इस बॉडी को अपनी तरफ खींचेगा तो कहां की तरफ खींचेगा? टुवर्ड द सेंटर की तरफ ही खींचेगा। तो सेंट्रल फोर्स होती है टुवर्ड द सेंटर, समझे आप? एक बॉडी दूसरी बॉडी के सेंटर की तरफ फोर्स एक्ट करती है। तो जब भी हमारे पास अगर हम कहेंगे एक बॉडी फॉल करती है अर्थ की सरफेस पर, वो उसकी डायरेक्शन जो होती है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होती है। तो इसीलिए जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो फ्रॉम द सेंटर से हम मेजर करते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? दैट इज सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। दूसरा हमारे पास जो है ओबे करता है, ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब ये हुआ कि इसमें देखोगे आप, जब भी हमारे पास फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है तो वो लॉ हमारा जो होता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ ही होता है। तो जब भी, इसका मतलब ये हुआ जब भी दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स कम हो जाती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हमारे पास क्या है? डिस्टेंस है। जब भी हमारे पास डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है और स्क्वायर होता है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है, तो हम उस लॉ को क्या कहते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। तो जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये भी हमारे पास क्या है? दैट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स होती है, तो वहां पर भी हमारे पास जो होती है वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ही है, क्योंकि वहां पर दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, फोर्स जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है, तो उसको भी कहा जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी जो हमारे पास इसकी जो है वो हमारे पास क्या है? इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब हुआ ये जो हमारे पास फोर्स जो है इसकी रेंज जो है वो बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा रेंज है इसकी, लार्ज रेंज है इसकी। जब भी जैसे हमारे पास आप देखोगे आप अर्थ और सन के बीच में कितना बड़ा डिस्टेंस है, तो इनके बीच में भी हमारे पास क्या है? फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। तो यहाँ पर हमारे पास इसीलिए इसको कहा जाता है, ये एक हमारे पास क्या है? ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। फोर्थ जो हमारे पास है, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स मैंने आपको वर्क एनर्जी पावर में मैंने पढ़ाया है। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है जिसकी वजह से जो वर्डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, समझे आप? तो उस फोर्स की वजह से जो वर्डन होता है, जो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारे पास क्या है? ये एक हमारे पास क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि इसकी वजह से जो वर्डन होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट है, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसको क्या कहा जाता है? कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है। तो इसके बाद हम कहेंगे ये जो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये इंडिपेंडेंट है, शेप साइज पर भी इंडिपेंडेंट है, शेप साइज पर भी डिपेंड नहीं करता है। तो ये जो हमारे पास है, मैंने आपको कहा कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, उसका मैंने आपको बोला, प्रॉपर्टीज बोली मैंने आपको। और फिफ्थ जो हमारे पास जो है एक और हमारे पास है इसका, इट ओबे। ये ओबे करता है, किसको ओबे करता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस को ओबे करता है, लॉ ऑफ मोशंस को ओबे करता है कौन? हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस को भी ओबे करता है कौन? ओबे करता है दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी ओबे करता है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है?
एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस, या हम ये कहते हैं टू फोर्सेस विच आर इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शंस। तो यहाँ पर भी आपको कहूँगा मैं, जितनी फोर्स ये बॉडी इस बॉडी पर इस बॉडी की वजह से इस बॉडी पर एक्ट करती है, उतनी फोर्स इस बॉडी पर इसकी वजह से फोर्स एक्ट करती है, समझे आप। तो दोनों फोर्सेस जो इस पर एक्ट कर रही है इसकी वजह से, या इस पर एक्ट कर रही है इसकी वजह से, ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स में हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन में है। इसीलिए हम कहते हैं ये फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ये ओबे करता है किसको, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशंस को भी, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है टू फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शंस। देखिए ये इस पर फोर्स जो लगेगी इसकी वजह से, समझे आप, तो वो कहां की तरफ लगेगी, वहां की तरफ। फिर इस पर लगेगी जो फोर्स इसकी वजह से, समझे आप, तो वो कहां की तरफ लगेगी, वो यहां की तरफ लगेगी। तो ये दोनों फोर्सेस जो होती हैं ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स में होती हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन में होती हैं। एक्शन एंड रिएक्शंस, अगर एक्शन यहां की तरफ है तो रिएक्शन वहां की तरफ होगा। ये अगर ये एक्शन कर रहा है, ये एक फोर्स दे रहा है, तो ये भी फोर्स दे रहा है, दैट इज रिएक्शंस। तो इसका मतलब हमारे पास जो है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशंस को भी ओबे करता है। तो ये आपका जो टॉपिक था दैट वाज योर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, पहला टॉपिक आपके पास ग्रेविटेशंस का। अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझें, देखें, तब जाकर आगे भी आपको टॉपिक जो हैं वो इजी हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे भी हैं आपको। ओके, गुड बाय, थैंक यू।